श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 9 बजे आप सबके लिए जो है ये प्रैक्टिस सीरीज हमारे द्वारा चलाई गई है। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना। यानी कि बहुत जरूरी है। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। लाइटनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। लाइटनिंग जो है ये किसने डिस्कवर की थी? ऑप्शन ए है यूकावा, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी हबल, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकलिन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकलिन विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूकावा जो है इन्होंने क्या डिस्कवरी की है। अगर ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं तो आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, यूकावा ने डिस्कवरी की थी थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, याद रखना, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये भी याद रखना। ठीक है, कब? 1949 में। सन तो कभी पूछेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मैक्सवेल। ये तो आप सभी जानते होंगे। मैक्सवेल की फेमस डिस्कवरी कौन सी है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, याद रखना। सी नंबर पर जो हमारे पास है वह है हबल। ठीक है, नाम आपने सुना होगा। ये जो फेमस हुए थे, इनकी जो फेमस डिस्कवरी थी वो थी कि यूनिवर्स जो है लगातार एक्सपेंड हो रहा है। यानी कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, द ऐसा लिख लो आप याद रखने के लिए, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका पहले पहला क्वेश्चन जिसमें चारों ऑप्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहां पर एक आपको होमवर्क देना चाहूंगा, बड़ा ही आसान सा होमवर्क है। फेमस डिस्कवरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस डिस्कवरी क्या है? ये आप सब हमें अभी के अभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, चलेंगे भाई, दूसरे एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन देखिएगा। द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर इज। भाई हमसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का, किसमें? मीटर में। तो देखो बड़े ध्यान से सॉल्यूशन, हो सकता है आपको डायरेक्ट याद हो, वैसे तो सीधा मुझे याद भी है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁷। हो सकता है कुछ एस्पायरेंट्स को ये कंफ्यूजन हो कि सर ये निकला कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं। हम सभी जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कन्वर्ट इट इनटू मीटर, कितना आ गया? 6400 इंटू 1000। इट इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁻³ और ये दो 5। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिखा जाएगा 0.64 इंटू 10⁻⁷। और यही हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है। यही क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। दैट इज 10⁻⁷। इज दैट क्लियर? अब कुछ एस्पायरेंट्स के मन में ये डाउट भी आ सकता है कि सर आपने 0.64 ही क्यों लिया, आपने 6.4 क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों यहां पर ना एक बेसिक रूल है। ठीक है, एक रूल है कि वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, याद रखना, और 5 से छोटी होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, अगर ये अभी तक नहीं मालूम है, फिर से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज बेसिक क्लासेस जरूर देखो। बेसिक के बिना प्रैक्टिस सीरीज का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये तो आपको ये बताना है कि एग्जाम में जब आप बैठोगे क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, क्या क्वेश्चन हमसे पहले भी पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब ऐसे मिक्स क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, इससे पहले लगभग 60 से ज्यादा क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जरूर इस सीरीज को भी आप चेक कीजिएगा और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मैन ट्रेवल 3 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड टर्न एट 90 डिग्री एंड ट्रेवल 4 मीटर ड्यू ईस्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज। डिस्प्लेसमेंट देखो दोस्तों,
प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बार बार बोला है, आप सबको इस बात का खास ख्याल होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। आशा करता हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। जिन एस्पायरेंट्स को नहीं है वो कमेंट करके हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिएगा। आपको शॉर्ट्स के माध्यम से या एक क्लास भी हम ले लेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी स्पीड के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन के ऊपर, ये इन चीज मेजर इनके बीच का डिफरेंस क्या है। अभी तो चलो क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई, क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे और ये मान के चलूंगा कि आप सबको इसके बारे में पता है। ये देखो नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। मैन ट्रेवल मान लो 3 मीटर टुवार्ड नॉर्थ, यहां से इन्होंने 90 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये 4 मीटर इन्होंने बोला टुवार्ड ईस्ट। ठीक है, इस लाइन को हम यहाँ पे मिला रहे हैं, क्यों? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? भाई डिस्प्लेसमेंट होते द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर मान लो ये पॉइंट ए पे था, फिर ये बी पे गया, फिर ये सी पे गया, डिस्टेंस तो इसने कवर किया कौन सा? इसका जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ ए बी सी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? इसकी डिस्प्लेसमेंट ए सी हुई। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर पाइथागोरस थ्योरम आप इजिली लगा सकते हो। क्या होती है भाई? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यही तो हमसे पूछा है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर आप चेक करो। ठीक है, कितना आ गया ये? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल 25, विच इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 5 मीटर। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूला यूज हुए। यहाँ पर जो मेजर चीज हमें पता होनी चाहिए थी वो होना चाहिए था कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता देन 3 जमा 4 7 मीटर विल भी हमारा सही जवाब होता। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ पे भी एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, यहाँ पे भी एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा कि ये सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपने हमें इसका डिस्टेंस भी बताना है, आपने हमें इसका डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। ठीक है, ये दोनों चीज आप हमें बताएंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से इस पूरे टॉपिक को मैं 10 से 15 मिनट की क्लास में कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन पढ़ना क्या है? मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। अब तो देखो आपको आइडिया होने लग गया कि किन किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। व्हाट विल बी मैक्सिमम रेंज इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल? भाई हमसे पूछा है मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जिसे हॉरिजॉन्टल रेंज भी हम कहते हैं, किसके बराबर है? याद है? यू स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2G। मैंने टाइम पीरियड का भी प्रीवियस क्लासेस में करवाया, शॉर्टकट भी याद है, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। किसका हैप्पी बर्थडे? साइन थीटा का। याद है कि नहीं है? ये है हमारे पास मैक्सिमम रेंज या हॉरिजेंटल रेंज आप इसको कह लें। एच से मैं डिनोट कर रहा हूं हॉरिजेंटल रेंज। इन्होंने बोला वेलोसिटी को डबल करना है, यानी कि यू का 2U बनाना है। तो नई कितनी आ गई हॉरिजेंटल रेंज? 2 का डबल 4 यू स्केयर साइन थीटा ओवर 2G। मतलब जो न्यू एच डैश है वो बन जाएगा 4 टाइम टू दैट ऑफ द ओल्ड एच, है ना? अब इन्होंने कितना बोला? मैक्सिमम रेंज कितनी है प्रोजेक्टाइल की? देखो 10 मीटर गिवन है, तो 4 × 10 इट इज इक्वल टू 40 मीटर विल बी राइट आंसर अगर उसकी वेलोसिटी को डबल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। देखो आसान है क्वेश्चन, बस डिपेंड करता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है वो किस शिद्दत के साथ की है, जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं। अगर नए एस्पायरेंट्स हैं तो मैं बता दूं बेसिक के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं। नंबर 1 चॉइस है आपके पास यूट्यूब लेक्चर, है ना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है। और नंबर 2 है आपके पास पेड कोर्स, है ना, दोनों अवेलेबल है। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं।
सारी जानकारी ले सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। A body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounce back with the same velocity. The impulse experienced by the body. भाई impulse क्या होगा दोस्तों? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इम्पल्स। देखो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन थी, तो मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज इम्पल्स। देखो एक तो इम्पल्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। पहले मैं लिखता हूं यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम? पी दैट इज इक्वल टू एम वी। यही तो मोमेंटम है हमारे पास। तो क्या हो गया, एम वी रेट ऑफ चेंज माइनस, अब इन्होंने बोला जब वो बाउंस बैक किया तो डायरेक्शन भी तो चेंज होगी, तो नेगेटिव साइन यहां पे आएगा, माइनस एम वी, जो कितना बनता है, एम वी प्लस एम वी। इट इज इक्वल टू 2 टाइम एम वी विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी। आप चेक करेंगे 2 एम वी हमारा सही जवाब है। इज दैट क्लियर? यहां पे ना एक आपको होमवर्क क्वेश्चन जरूर दूंगा, आसान सा क्वेश्चन है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इम्पल्स का is same as that of is same as that of कि इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी तरह सेम होता है। मतलब ऐसी क्वांटिटी का नाम लिखना है आपको जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला इम्पल्स के डायमेंशनल फॉर्मूला की तरह सेम होता है। दोस्तों ये भी बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, है ना, विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आप ओल्ड एस्पायरेंट्स जो डेली क्लास लगाते हैं तब तो आप जानते हैं, अगर नए एस्पायरेंट्स हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ नंबर 1 आपको आते होंगे, और नंबर 2 अगर नहीं आते हैं तो आप अच्छे से इन्हें समझ रहे हैं। दूसरा तो आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि किस किस यूनिट से हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ वेट ऑफ 80 kg ऑन द शोल्डर फॉर 10s, मतलब 10 सेकंड के लिए। वर्क डन बाय द लिफ्टर, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्या होगा भाई, देखो वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, हर चीज पता होनी चाहिए। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है याद रखना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। ये तो मैंने चलो जनरली आपको बता दिया, सिंपल पता होना चाहिए। वर्क डन 3 टाइप का होता है, नंबर 1 पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, नंबर 2 नेगेटिव वर्क डन, और नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैं लिख दूं, जीरो वर्क डन। अब बड़े ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लेना, पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। नंबर 1 तब पॉजिटिव वर्क डन होता है। नंबर दूसरा पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये याद रखना, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वी पुश द वॉल, हम वॉल को पुश द वॉल, अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होती है, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो भी 0 कहलाएगा, ये भी याद रखना। कोई वॉल है, उसके ऊपर मैं जोर लगा रहा हूं, वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, भले ही मैं वर्क जोर लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी वर्क डन 0 कहलाएगा, नंबर 1 ये याद रखना। अब बात आती है भाई नेगेटिव वर्क डन की, नेगेटिव वर्क डन, लेकिन उससे पहले जीरो वर्क डन का एक और एग्जांपल, दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री का हो, तब भी वर्क डन 0 कहलाता है। अब देखो एफ एस कॉस 90, एफ एस कॉस 90 होगा तो 0 बनेगा ना, क्योंकि कॉस 90 से 0, तो वर्क डन 0 कब होता है, नंबर 1 वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। देखो बड़े ध्यान से देखना, इसे ना जीरो वर्क डन को मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार फिर से।
देखो, जीरो वर्क डन के दो केस आपके पास बनते हैं। नंबर वन बनता है नो डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। नंबर टू बनता है थीटा जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री होगा। तो ये दो केस याद रखना। नेगेटिव वर्क डन कब आता है भाई? नेगेटिव वर्क डन आता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जब ये ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, जब ये ऑपोजिट होते हैं तब ये नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। यहां पे एक होमवर्क भी आपको दूंगा, इसका ना मुझे एक एग्जाम्पल बताना नेगेटिव वर्क डन। एक मैं बताता हूं आपको, फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव वर्क डन। एक एग्जांपल आप मुझे यहां पर जरूर कमेंट करके देना। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। मैंने तीनों वर्क डन आपको बता दिया। देखो, वेट लिफ्ट इज होल्डिंग ए वेट ऑफ 80 केजी ऑन हिज शोल्डर। भाई 80 केजी का वजन उसने उठाया है 10 सेकंड के लिए, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। वो ना तो चल रहा है, वो चल नहीं रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? स्ट्रेट अवे जीरो होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वर्क डन बाय ए कुल इज आल्सो नोन एज जीरो। लेकिन क्वेश्चन की बारीकी को समझना। अगर उन्होंने ये पूछा है कि उसने जो बैग है, जो बस्ता है, जो झोला है उसका, ठीक है, उसको सर पे उठाया है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, देन द वर्क डन इज जीरो। अगर आपसे पूछे कि नीचे से जब वो सामान उठा रहा है, अपने सर तक रख रहा है, उस केस में वर्क डन होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन को अच्छे से समझना। क्वेश्चन किस सेंस में पूछा गया है, ये खास ख्याल रखना। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कई बार दिक्कत आती है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 300%, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय। भाई देखो, कितनी बार ना ये क्वेश्चन मैं अपनी क्लासेस में ही करवा चुका हूं। देखो, दो फार्मूले हैं हमारे पास। अगर लीनियर मोमेंटम इंक्रीज पूछा गया हो तो फार्मूला बनता है 100 प्लस एन ओवर 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो, परसेंटेज गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया हो, देन फॉर्मूला बनता है 100 प्लस एन ओवर 100 का स्केयर माइनस 1 इन 200। ये दो ही फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी हो रही है इंक्रीज, तो मोमेंटम पूछा है पी, तो 100 प्लस एन कितना है? 300। ठीक है, डिवाइड बाय 100 अंडर द रूट माइनस 1 गुना का 100। 300 और 100 400 डिवाइड बाय 100 अंडर द रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो से दो जीरो कोई अंडर द रूट ऑफ 4 दैट इज 2 आएगा। 2 माइनस 1 इंटू 100। और ये सारा क्या है? परसेंटेज में। इसमें है परसेंटेज में, तो कितना आएगा? 1 गुना 100, 100% विल बी राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। ये दोनों फार्मूला जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखने हैं, तभी बात बनेगी। और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार रिपीट हुए हैं 18 के कमीशन में, 19 के कमीशन में, 20 के कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी? चलो भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे लास्ट क्लास जो ली है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही मैंने ली है। वेरियस एमसीक्यूज करवाए हैं। पेंसिल? जी नहीं, वो बॉडी को अप्लाई करती है। डिस्क? जी नहीं। बैंगल? यस, बैंगल कुछ इस तरीके की होती है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, ठीक है, उसके अंदर, यानी उसके ऊपर लाई नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर डी और शॉर्टपुट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बेंगल विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? भाई सिलेंडर है जो रोल डाउन कर रहा है, ठीक है, किस इंक्लिनेशन पे? एट अ डिग्री ऑफ 60 डिग्री। यहां पे मान लो ये सिलेंडर है हमारे पास, ये रोलिंग डाउन कर रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन पूछी गई है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसलिए मैं पहले भी कह रहा हूं आपको, एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला
आपको याद होने चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन देके फार्मूला निकालना, फार्मूला सेलेक्ट करना आना चाहिए। यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सीरीज में। अगर ये अच्छा लग रही है ना सीरीज, अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम पे चिल। जिस वाईफाई पे, जिस डाटा नेटवर्क पे बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। ठीक है, चलो देखो भाई, व्हाट इज एक्सेलेशन अगर नहीं याद है ना, तो अब आप कभी मत भूलिएगा। जी साइन थीटा ओवर 1 + के स्केयर ओवर आर स्केयर। जी साइन थीटा ओवर 1 + के स्केयर ओवर आर स्केयर, व्हाट इज के? अरे रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन। याद है ना, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर के एंड में से ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज आर? आर इज द नॉर्मल रेडियस। अब दोस्तों, सिलेंडर पूछा गया है, तो सिलेंडर के लिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या है? लास्ट क्लास में भी किया था, हाफ एम आर स्क्वायर। जिस एस्पिरेंट्स को पता नहीं है इसके बारे में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी, तो इससे पीछे वाली क्लास जरूर देखिएगा, है ना। तो लास्ट क्लास जरूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी, क्लियर आएगी। और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पक्का कीजिए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के। और इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया में के स्केयर होता है। एम से एम कैंसिल हो गया, तो इस के को मैं, एम आर स्केयर को, आर को मैं यहां पे ले जा रहा हूं नीचे, तो 1/2 इज इक्वल टू के स्केयर बटे आर स्केयर। अब देखो यहां पर, के स्केयर ओवर आर स्केयर की वैल्यू यहां से लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू में पुट करेंगे, तो देखो व्हाट इज एक्सलेशन, जी साइन थीटा, साइन 60 डिग्री ओवर 1 + 1/2, जो किसके बराबर आएगा, जी √3/2, दो एलसीएम आ गया तो 3/2। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लो इसको। जी √3/2 गुना 3/2 ऊपर चला गया, इससे ये √3 से ये कटा, इसका क्या बना, √3 तो एक्सलेशन कितनी बनी, G/√3। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर, G/√3। कैसे किए हमने, आपके सामने एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ फॉर्मूला? अब किस केस में दोस्तों, ये ही तो सिलेक्ट करना है। जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे है, रोल डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, ये रिंग हो सकती थी, उस केस में फिर यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इनर्शिया चेंज होता। अगर रिंग होता, डिस्क होती, तो इस केस में यहाँ पे अलग वैल्यूज आते। आप समझे मेरी बात? व्हाट इज एक्सेलेरेशन, जी साइन थीटा ओवर 1 + के स्केयर बटे आर स्केयर। अब यहाँ पे सिलेंडर था, तो इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमने यहां से निकाला। यहाँ पे डिस्क होता तो अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करते, यहाँ पे रिंग होता अकॉर्डिंग टू दैट सॉल्व करते। बाकी थीटा गिवन था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक्सेलेरेशन हमारी निकल गई, G/√3। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो सबसे पहले, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पीछे एक ही तरीका है, एक ही मेथड है, दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, दिक्कत आएगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। पढ़ो क्वेश्चन को। कैपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन। भाई कैपलर के कितने लॉज हैं, याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया है। कैपलर के हमारे पास 3 लॉ थे, 3 लॉ थे, फटाफट बता देता हूँ। कैपलर का पहला लॉ क्या था, कि फर्स्ट लॉ क्या था, कि हमारी जो अर्थ है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है विद सन एट इट्स वन ऑफ द फोकाई। यहाँ पे सन है, या तो यहाँ इस पॉइंट पे सन है, एक फोकाई के ऊपर है, या तो इस साइड ले लो या तो इस साइड ले लो, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। दूसरा क्या था, याद है? दूसरा लॉ क्या था, कि जो प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है, ठीक है, वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल एरिया स्वीप करता है, कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कोई भी प्लेनेट है। ये इसका सेकंड लॉ था। ठीक है, और इसका सेकंड लॉ ऑल्सो नोन एज एरियल वेलोसिटी के लिए भी जाना जाता है, एरियल वेलोसिटी के लिए भी जाना जाता है। और यही तो हमसे पूछा, स्केपलर सेकंड लॉ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पढ़ा हुआ है भाई। अगर भूल गए ना, तो एक बार फिर से रिकॉल करना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट,
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और तीसरा लॉ क्या था? स्केयर ऑफ द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। हिंट मैंने दे दी। टाइम का स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता था? केपलर का थर्ड लॉ। बताना मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि केपलर सेकंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट लॉ क्या था कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो एलिप्टिकल है। दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एरियल वेलोसिटी का भी था कि एक जो प्लेनेट है वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और तीसरा लॉ आपको मुझे कमेंट करके बताना है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आधी लिख दी कि टाइम का स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। देखो, कोट है कि सीखने की भूख ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। ये जो सीखने की भूख है ना, कि ये जो आपके अंदर जील है कि हाँ हमें इसी बार कमीशन को क्लियर करना है, इस भूख को पेपर वाले दिन तक अपना के रखिएगा, बनाकर रखिएगा। यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, डेली नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और पॉजिटिव प्रो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लासेस लगती हैं, डेली क्लासेस लगाओ। जिस दिन, हाँ, कभी किसी दिन मान लो क्लास नहीं आई तो उस दिन प्रीवियस क्लासेस रिवाइज की। और चैनल के ऊपर इतना कंटेंट है भाई, इतना कंटेंट है, अगर उसको भी अच्छे से कवर कर लेना तो फिजिक्स का आपका, मैथमेटिक्स आपका बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। शर्त एक है, कवर करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। भाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, सीधा बोलूंगा ऑप्शन नंबर टी। अब ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया भाई। इन तीनों पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जीरो होता है, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा पोल है। पोल के ऊपर क्या होगी, इक्वेटर के ऊपर क्या होगी, ये मैंने बड़े डिटेल से समझाया हुआ है, इसके लिए प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास? दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 1:1 विल बी राइट आंसर। अब इसमें बहुत ज्यादा डिफाइन करने का है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, सीधा क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द रेनॉल्ड नंबर फॉर फ्लूइड फ्लो इन ए पाइप डिपेंड अपॉन। भाई रेनॉल्ड नंबर क्या था? रेनॉल्ड नंबर याद है? चलो एक बार मैं लिख देता हूं ना, फिर आपको अच्छे से याद आ जाएगा। रो वी डी ओवर आर। जहां पे रो क्या थी? डेंसिटी। वी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ वाटर। डी क्या था? डायमीटर ऑफ द पाइप। आर क्या था? विस्कोसिटी। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप देख लो, चेक कर लो भाई। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर, जी हाँ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसके ऊपर विस्कोसिटी पे भी, वेलोसिटी पे भी। और डायमीटर ऑफ पाइप, जी हाँ, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ वाटर पे भी डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑक्सीजन फ्रीज एट -200 डिग्री सेल्सियस, द फारेनहाइट इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेम्परेचर इज। ऑप्शन है -350, -282, -362, +362। ये आप सबके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फिर भी आपकी इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि व्हाट इज फारेनहाइट। 9/5 सेल्सियस +32। ऐसे याद रख लो, या तो सेल्सियस वाला फॉर्मूला याद कर लो, सेल्सियस यहां से निकल जाएगा, F-32। ठीक है, और 5/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो फार्मूले आपके पास हैं, जो आपको लगाना है, जिस तरीके से लगाना है, जो आसान लगता है, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे आज की क्लास के। आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, एक बेटर आइडिया भी लगा होगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नए हैं एस्पायरेंट्स आप चैनल के ऊपर, तो डेली ये क्लास लगती है 9 बजे। प्रीवियस एस्पायरेंट्स है, पुराने एस्पायरेंट जो डेली क्लास लगाता है, उनको इस चीज के बारे में आइडिया है, हर क्लास में मैं कहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास पेड बैच भी अवेलेबल है।
ठीक है। करंट अफेयर की पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें 500 प्लस की पॉइंट्स हैं। ठीक है। 49 रुपीज की है। और इसके अलावा अगर पूरा बैच नहीं लेना है, सिर्फ केमिस्ट्री की क्लासेस लेनी है, साइकोलॉजी का भी अलग से बैच अवेलेबल है, ये भी याद रखना। तो वो भी आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। मिलूंगा आपसे कल इसी समय के ऊपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, क्लासेस लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।